बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 13 जिसका नेम थर्मल फिज़िक्स है, इसका टॉपिक नंबर 13.3 जिसकी हेडिंग प्रेशर इन अ गैस एंड डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला है, इसे समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में स्टेटमेंट किस तरह आएगी तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सिंपल, आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज के जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मौजूद हैं, अगर आप उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसकी स्टेटमेंट में लिखा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स जब कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो उससे जो प्रेशर बिल्ड होता है, उस प्रेशर का फॉर्मूला आपने डिराइव करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो स्टूडेंट्स इस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड पे आपको ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके दूंगा जिस तरीके से आपने बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। हम प्रॉपर हेडिंग्स देंगे, मटेरियल लिखेंगे और यहाँ पर जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैं आपको मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो इसीलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, उसने हमसे लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या पूछा था, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो इस स्टेटमेंट में हमें उसने प्रेशर की डेफिनेशन का थोड़ा सा ना रेफरेंस दे दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले ना एक लाइन, ये एक सेंटेंस है जिसमें हम प्रेशर ऑफ गैस को डिफाइन करेंगे, गैस का प्रेशर होता क्या है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग है उसके मुताबिक, लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हेडिंग देंगे कि एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि हम प्रेशर ऑफ गैस का जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है, फिर उसको आगे ड्राइव करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रेशर ऑफ गैस की हेडिंग दी हुई है। देखें, हमने इससे प्रीवियस जो टॉपिक था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें मैंने आपको बताया कि लेट करें ये हमारे पास कोई भी एक वेसल है, एक कंटेनर है, बंद डब्बा है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स कभी भी रुके हुए नहीं होते, दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहते हैं और इनकी मोशन भी रैंडम मोशन होती है, बेतरतीब मोशन होती है, डिसऑर्डर्ड मोशन होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल जो है ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर बिलियंस ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो मॉलिक्यूल्स चूँकि रैंडम मूव कर रहे हैं तो आपस में भी टकराएंगे। और जिस कंटेनर के अंदर वो गैस हमने बंद की हुई है, इनक्लोज की हुई है, उस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे। तो अब दो तरह की कोलिजन, गैस के मॉलिक्यूल्स की आपस में भी कोलिजन होती है और जिस कंटेनर में वो उनको इनक्लोज किया हुआ है उसकी वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो अब जब गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ कोलाइड करेगा तो बेसिकली फोर्स लगाएगा, ठीक है। फोर्स लगाएगा, जितने एरिया पे कोलाइड करेगा उतने एरिया पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। समझ आई ना आपको। लेट करें ये फिंगर है ना, तो ये फिंगर इस तरीके से जा रही, यहाँ पे टकराई, तो यहाँ पे जितनी जगह पे टकराई वहाँ पे मुझे फोर्स महसूस हुई इतने एरिया पे। तो फोर्स जो लगी इतने एरिया पे, फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर होता है। तो यही हमने यहाँ पे बात करनी है कि गैस के मॉलिक्यूल्स बेसिकली कंटेनर की वॉल के साथ जब टकराते हैं तो जितने एरिया पे टकराते हैं उतने एरिया पे फोर्स भी लगाते हैं, चूँकि मूव करके जा रहे हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, टकराएंगे तो फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स ओवर एरिया जो है वो प्रेशर होता है।
तो बेसिकली पहले हमने प्रेशर को डिफाइन करना है। मैंने आपको प्रेशर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि हमने प्रेशर, बेसिकली ये प्रेशर का फार्मूला है, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने चलना है। मैं आपको मैथमेटिकल स्टेप्स के अंदर ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। प्रेशर ऑफ गैस क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। किसने फोर्स लगाई? गैस के मॉलिक्यूल्स ने फोर्स लगाई। एक्सर्ट, लगाना। अच्छा, किस पे? ऑन यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये जो इतना एरिया है, यूनिट एरिया, जिसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स ने टकराने के वक्त फोर्स लगाई, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैस। इसी को हम प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, तो फिर प्रेशर भी कौन एक्सर्ट कर रहा है? गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। कितनी सिंपल है। और ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, लॉन्ग क्वेश्चन, उसके मुताबिक ही हमने यहाँ पे लिखी है। क्योंकि स्टेटमेंट में यही था कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो हमने जो क्वेश्चन की वर्डिंग है उसी को बरकरार रखते हुए प्रेशर ऑफ गैस को डिफाइन किया है। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, आपको समझ आ गई। अब हमारा मेन काम शुरू होगा, और वो है कि हमने एक्सप्रेशन या फॉर्मूला ड्राइव करना है प्रेशर ऑफ गैस का। बड़ी ध्यान के साथ अब आपने चीज़ों को समझना है। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप बेसिकली इस वीडियो को एक तो फुल स्क्रीन में कर लें अगर नहीं किया हुआ तो, और दूसरे नंबर पे सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें। इससे ये होगा कि आपको जो वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखें, पहले हम इस फिगर को समझते हैं, डायग्राम को समझते हैं। इसमें आपको ये 3 लाइन नज़र आ रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये आउटवर्ड लाइन। तो आप जानते हैं कि ये तीनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और 3 परपेंडिकुलर लाइंस, इनको हम एक्सिस कहते हैं। कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम भी देते हैं। जो ये लेट करें, अगर ये ओरिजिन है तो ये अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको हम एक्स एक्सिस का नाम देंगे। मैं इसको एक्स के साथ शो कर रहा हूँ। ये वर्टिकल लाइन जो है, लेट करें, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये वाली लाइन जो है आप जानते हैं ये हमारे पास जी एक्सिस है। और ये हमारे पास एक कंटेनर है, एक हमारे पास क्यूबिकल कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमने गैस को इनक्लोज किया हुआ है, और गैस के मॉलिक्यूल्स लाखों अरबों खरबों हैं इसके अंदर। लेकिन हमने सिर्फ किसी एक मॉलिक्यूल को बनाना है ताकि हम उसके ऊपर अपनी मैथमेटिकल चीज़ें जो हैं वो कर सकें। ये जो हमारे पास कंटेनर है ये क्यूबिकल है, मतलब स्क्वायर है। इसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ L है, तो ये वाली लेंथ भी L होगी, ऊपर वाली भी और साइड वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या है? L है। तो अब यहाँ पे ये थोड़ी सी थ्योरी है, मैं आपको अब थ्योरी पढ़ के समझाता हूँ। बेसिकली ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में बनी हुई है, आप देख सकते हैं। आपने टेक्स्ट बुक वाली डायग्राम को ही कॉपी करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और पेपर के अंदर बनानी है। आपको ये शो हो रही है। थ्योरी थोड़ी सी मैंने लिखी है, मैंने कोशिश की है कि आपकी बुक के अंदर इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा दी हुई है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं कम से कम थ्योरी के अंदर आपको ये करवा सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मोस्टली स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जिनको थ्योरी याद करने में बहुत ही मुश्किल आती है। तो इसलिए हमने सिर्फ मेन जो ज़रूरी थ्योरी है वही लिखी है, और मैथमेटिकल स्टेप्स तो मैं आपको फिर सारे समझाने वाला हूँ। लिखा है कि कंसीडर एन आइडियल गैस, लेट करें इसके अंदर जो गैस है आइडियल गैस है। आइडियल गैस इन अ क्यूबिकल कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास गैस मौजूद है, हैविंग लेंथ L, और ये जो कंटेनर है इसकी लेंथ जो है वो L है, कैपिटल L लेंथ को शो कर रहा है, और हमने यहाँ पर उसको बनाया भी। इसके बाद सेंटेंस है लेट M इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इसके अंदर वैसे तो बेशुमार मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये हमने किसी एक मॉलिक्यूल को बना लिया, इस अकेले का मास M है। Let M is the mass of one molecule of gas and N be the total number of molecules in the container। किसी एक मॉलिक्यूल का मास M है, और इस जैसे इस कंटेनर के अंदर N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। N से मुराद बेशुमार मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लेट करें अगर एक का मास M है और इसके अंदर टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? N। N से मुराद जितने नंबर्स हैं, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 2 करोड़ हो, जितना भी हो, तो टोटल मास फिर क्या होगा? अगर एक का मास M है और सब की तादाद N है तो वो होगा NM, ठीक है। ये होगा टोटल मास। ऐसा ही है ना। लेट करें ना, ये एक बोर्ड मार्कर है, एक बोर्ड मार्कर लेट करें 50 ग्राम का है,
और मेरे पास इस जैसे 60 बोर्ड मार्कर है, तो अगर एक का मैस 50 ग्राम है तो 60 का क्या होगा, तो भाई मैं 50 ग्राम को 60 से ज़रब दे दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा सबका मैस कितना है। तो इस तरह अगर एक का मैस m है और टोटल जो इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद है, बेसिकली हमने एक बनाया तो वो n है, तो टोटल मैस फिर सबको एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। थोड़ी सी थ्योरी है, 2 सेंटेंस है। इसके बाद ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम के रिलेटेड अभी हमने काफ़ी बातें करनी है। यहाँ पे आपने पहले ये हेडिंग देनी है, ये 2 सेंटेंस लिखने हैं, डायग्राम की हेडिंग देकर डायग्राम बनानी है। यहाँ पे एक हेडिंग देनी थी, मैंने नहीं दी, वो आपने देनी है चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे लूँ। देखो, हमने ना प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर का फॉर्मूला फाइंड करना है। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया। तो मतलब ये है कि हमारे पास पहले फोर्स होगी तब हम प्रेशर फाइंड करेंगे। दोबारा फिर सुन लीजिए, पहले हमने फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स होगी तब हम प्रेशर फाइंड करेंगे। और फोर्स का फार्मूला हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास चेंज इन मोमेंटम और टाइम होना चाहिए। सुनिएगा, यानी हमने प्रेशर फाइंड करना है और प्रेशर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फोर्स। फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम और टाइम होना चाहिए। तो इसलिए हम पहले डेल्टा पी फाइंड करेंगे, फिर डेल्टा टी फाइंड करेंगे, यानी पहले हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे, फिर टाइम फाइंड करेंगे। उन दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो फोर्स आ जाएगी। जब फोर्स आ जाएगी उसको यहाँ पे पुट करके हम प्रेशर फाइंड कर लेंगे। तो आपको मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया। अब इसका मतलब पहले हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, तो आपने यहाँ पे हेडिंग क्या देनी है? चेंज इन मोमेंटम। मैं हेडिंग देना भूल गया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे क्या हेडिंग देनी है। कंसीडर से पहले चेंज इन मोमेंटम। अब देखिएगा, ये आपकी बुक वाली लाइंस है। कंसीडर अ कोलिजन इन विच द मॉलिक्यूल विद वेलोसिटी vx स्ट्राइक्स विद वन फेस ऑफ द क्यूब अलोंग x एक्सिस। लेट करें हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है जिसका मैस m है। ये अब देखें, ये जो क्यूब है ना, ये इसके फेस है। फेस मतलब इसकी साइड। जिस तरह आपका कमरा है ना, तो कमरे की एक साइड ये है, एक साइड लेफ्ट पे है, एक साइड राइट पे है, एक साइड वो है, एक साइड ऊपर, एक साइड नीचे। ठीक है, इस तरीके से कमरे की, रूम की साइड्स होती है। तो ये भी लेट करें एक कमरा है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक गैस का मॉलिक्यूल है ना, इस दीवार की तरफ जा रहा है, ऐसे गैस का मॉलिक्यूल जा रहा है। अब चूंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को हमने वी एक्स का नाम दिया है। वेलोसिटी के साथ एक्स क्यों लगाया? हमने लेट किया कि ये जो मॉलिक्यूल है गैस का, ये अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी तो वी होगी, लेकिन साथ एक्स लगा दिया। अच्छा, अब जब ये जाएगा तो टकराने के बाद वापस भी जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन होती है, यानी इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती। तो गैस का मॉलिक्यूल जाएगा इस क्यूब के फेस, जो मैंने फेस शेड किया है, जो साइड शेड के, इसके साथ टकराने के बाद वापस जाएगा। अब जारी बात है, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो मतलब जितनी वेलोसिटी के साथ टकराएगा उतनी वेलोसिटी के साथ वापस जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आपके पास रबड़ की गेंद हो, टेनिस गेंद हो, बॉल हो, उसको जब आप दीवार के साथ कोलाइड करवाते हैं, दीवार की तरफ फेंकते हैं, तो वो टकराने के बाद वापस आपके पास आ जाती है। जिस वेलोसिटी के साथ जाएगी टकराने के बाद, उसी वेलोसिटी के साथ वापस आ जाएगी। ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब ये कोलिजन इलास्टिक है, क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस नहीं है। अगर एनर्जी लॉस होती तो वापस आते हुए उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी कम हो चुकी होती, चूँकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड पर डिपेंड करती है। तो चूँकि कोलिजन इलास्टिक है, जितनी वेलोसिटी के साथ ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला गैस का एटम आ रहा है, टकराने के बाद उतनी वेलोसिटी के साथ वापस जाएगा। यानी अगर आते हुए वेलोसिटी वी एक्स है, जाते हुए भी वी एक्स है, लेकिन जाते हुए हम साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आते हुए इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्स के अलॉन्ग थी। जब ये कोलाइड करके वापस जाएगा, तो चूंकि इसने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स किया, उल्टी सिमत में जा रही है, मुखालिफ सिमत में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, तो उसके साथ फिर हम छोटा सा नेगेटिव भी लगाते हैं। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कोई नई बात नहीं। जो मैंने आपको बात समझाई वो यहाँ पे लिखी है। अब मैं इसे दोबारा पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। कंसीडर अ कोलिजन, हमने लेट किया एक कोलिजन है, टकराव हुआ, इन विच द मॉलिक्यूल विद वेलोसिटी वी एक्स, एक मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी वी एक्स है, ये देखिए ऊपर बनी भी हुई है, स्ट्राइक्स, ये टकराया, स्ट्राइक टकराया, किसके साथ? विद वन फेस ऑफ द क्यूब, ये जो फेस है क्यूब की साइड है, इसके साथ ये टकराया
अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये किस तरफ जा रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा है, तो एक्स एक्सिस वाला जो फेस है उसके साथ ये टकराया। अच्छा, टकराने के बाद ये रीबाउंड होगा, मतलब वापस जाएगा। रीबाउंड होना वापस जाना, जिस तरह गेंद दीवार के साथ टकराने के बाद रीबाउंड होकर आपके पास वापस आती है, तो ये मॉलिक्यूल भी इट रीबाउंड्स इलास्टिकली। ये इलास्टिकली मैंने आपको समझा दिया इलास्टिकली क्या होता है। रीबाउंड होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जारी बात है, अगर इस तरफ है टकराने के बाद उसने वापस जाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। हैविंग वेलोसिटी माइनस वी एक्स, अगर आते हुए इसकी वेलोसिटी वी एक्स थी तो जाते हुए इसकी वेलोसिटी माइनस वी एक्स हो जाएगी। सो अब यहाँ पे हमने बेसिकली इसके मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना है, यानी टकराने से, कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम क्या था और कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम क्या है, और फिर वो जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है उनका हम फिर चेंज लेंगे। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम देखें, इनिशियल मोमेंटम, अब मैथ शुरू हो रही है। मोमेंटम को का सिंबल पी है, साथ में आई लगा देता हूं, यानी ये इनिशियल मोमेंटम है। ओके, अब मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी। अब इसका मास तो m ही है, लेकिन शुरू में इसकी वेलोसिटी थी vx, तो लिहाजा v के साथ लगा दो x। इसके बाद देखिए फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम का सिंबल p, f फॉर फाइनल इज इक्वल टू, मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी। अब मैस तो इसका पहले भी m था, टकराने के बाद भी इसका मैस m होगा, मैस में तो चेंज नहीं आएगी, लेकिन वेलोसिटी जो है बाद में वो माइनस वी एक्स हो गई है, यानी वेलोसिटी के साथ x भी लगेगा और साथ माइनस भी लगेगा। सिंपल है, पहले इसकी वेलोसिटी m और v थी, वी एक्स थी, तो मोमेंटम क्या होगा, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, पहले वाला मैस और पहले वाली वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम यानी बाद में मैस और बाद में वेलोसिटी। अब मैस उसका बाद में भी m है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो चुकी है, माइनस वी एक्स। तो देखिए माइनस वी एक्स वेलोसिटी है और m क्या है, मैस है। तो हमने क्या किया, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों का जो फार्मूला हमने लिख लिया, मैंने आपको समझा दिया कैसे आता है। देखिए मैं आपको समझाने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको जितना अच्छा हो सकता है उतना समझाऊं, जितना डिटेल में जा सकता हूं उतना डिटेल में जाऊं, लेकिन ज़्यादा भी ना जाऊं कि आपके लेवल तक रहते हुए आपको समझाऊं। चेंज इन मोमेंटम, स्टूडेंट्स चेंज क्या होता है, देखें डेल्टा पी, डेल्टा चेंज पी मोमेंटम। चेंज क्या होता है भाई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जिस तरह चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ऐसे ये होगा। अब देखें डेल्टा पी इज इक्वल टू, डेल्टा पी चेंज मोमेंटम, पी एफ फाइनल मोमेंटम हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस एम वी एक्स, और ये माइनस वैसे ही लगाएं, और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है एम वी इंटू एक्स। तो ये हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज हमने पुट कर दी। ये पी एफ पहले ही माइनस था, और ये क्यों माइनस हुआ, चूंकि इससे पहले माइनस है, इस वजह से ये भी माइनस हो गया। अच्छा अब देखें चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, ये भी माइनस एम वी एक्स, ये भी माइनस एम वी एक्स, तो ये क्या बना, माइनस टू एम वी एक्स। ठीक है, माइनस वन माइनस टू होता है ना, तो ये भी इस तरीके से ऐड हो गए। तो हमने चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर, दोबारा फिर समझा रहा हूँ, आपने डायग्राम की हेडिंग देने के बाद ये कंसीडर लिखने से पहले क्या हेडिंग देनी है, चेंज इन मोमेंटम। जो चीज़ हम फाइंड करें उसकी हेडिंग आपने देनी है। इसके बाद हमने टाइम इंटरवल फाइंड करना है। अब देखें बात ये है कि ये पार्टिकल यहाँ से, यानी इस फेस से, उस वाली दीवार से इस वाली दीवार तक आया, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्टेंस को हमने कैपिटल एल से शो किया। टकराने के बाद वापस फिर उस दीवार के पास चला गया, आते हुए भी डिस्टेंस एल और जाते हुए भी डिस्टेंस उतना ही एल कवर हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2l हो गया। समझ आई ना, देखें यहाँ से शुरू हुआ ना इस फेस से, तो यहाँ पे आया टकराया, आते हुए डिस्टेंस l, यहाँ से फिर वापस भी गया, तो फिर भी डिस्टेंस, वापस जाने का डिस्टेंस भी उतना ही है। तो यहाँ पे लिखा है द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स द डिस्टेंस 2l बिटवीन द कोलिजन्स विद द सेम वॉल ऑफ द क्यूब। यानी टकराने से, जिस तरह आपके पास गेंद है ना, गेंद आप जब दीवार के साथ टकराती है तो जाते हुए जितना डिस्टेंस कवर करती है, आते हुए भी उतना ही कवर करती है। अगर जाते हुए डिस्टेंस l था, वापस आते हुए भी डिस्टेंस l है, तो टोटल डिस्टेंस 2l हुआ, यही लिखा हुआ है। तो अच्छा टाइम क्या होगा, देखें टाइम क्या होगा भाई, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। अब डिस्टेंस देखें वो है 2l और वेलोसिटी इसकी क्या है, vx है। अब सर ये फार्मूला कैसे आया, देखें मैं आपको पहले रफ तौर पे समझा दूं। आपने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ऐसे ही ना, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर, जो मर्जी नाम दे लो। अब आप टाइम को उधर ले जाएं, टाइम को उधर ले आए, ये डी ऐसे ही है और v इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। या स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस को चाहे आप s के साथ शो कर लें, ऐसे ही है ना, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम।
तो टाइम उधर ले जाओ, वेलोसिटी को उधर ले इंटरचेंज कर दो, तो टाइम होगा डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो यही है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस इसका कितना बना वो मैंने आपको समझा दिया है, और वेलोसिटी इसकी वी है, और इसके टाइम को हमने डेल्टा टी का नाम दिया है क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और डेल्टा जो है वो बेसिकली स्मॉल को भी शो करता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि फार्मूला कैसे आता है। वैसे मैं हिंट दे देता हूँ कि आप जानते हैं डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो टाइम जो है वो फिर हमारे पास बनेगा डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो ये आप देख लें कि ये फार्मूला कैसे आया। अब मैंने आपको बताया कि हमने पहले फोर्स फाइंड करनी है, तो फोर्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। आपने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। हमारे पास डेल्टा पी भी नहीं था, डेल्टा टी भी नहीं था, ये डेल्टा पी आ गया, ये डेल्टा टी आ गया। इन दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो फोर्स आ जाएगी, और फोर्स होगी तभी तो प्रेशर आएगा ना, क्योंकि फोर्स ओवर एरिया तो प्रेशर होता है। तो पहले फोर्स होनी चाहिए, और फोर्स को फाइंड करने के लिए डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम, और टाइम इंटरवल यानी डेल्टा टी होना चाहिए था। अब आपको कुछ कुछ समझ आ रही है। ओके, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। चलें ज़रा इसमें हम ये डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ पे और डेल्टा टी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा पी एंड डेल्टा टी इन अबव इक्वेशन, लेकिन मैं यहाँ पे इसको पुट करने लगा हूँ। तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी। देखें डेल्टा पी हमारे पास है -2 mvx, ठीक है, ओवर है डेल्टा टी, और डेल्टा टी जो है उसकी वैल्यू है 2l ओवर vx। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, डेल्टा पी की ये वाली वैल्यू पुट कर दी ऊपर, और ये बटा लगाया, बटे के नीचे जो है वो डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दी, ये 2l ओवर vx। अब यहाँ पे एक चीज काम होगा कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो vx है ना नीचे वाला, ये बटे का बटा है, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी मैथ तो आपको आती है। तो ये बना F इज इक्वल टू माइनस, वैसे लगा लो, m vx, ये vx एक पहले ही है और ये बटे का बटा है, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये vx एक पहले, ये एक इसके पास चला गया, तो vx का स्केयर हो जाएगा, ठीक है ना। vx मल्टीप्लाई बाय vx, तो vx का स्केयर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो तो स्केयर हो जाता है। और ये जो कैपिटल L है ये हमारे पास यहाँ पर बटे में वैसे का वैसे आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। इसके बाद अब हम प्रेशर की हेडिंग देंगे, क्योंकि फोर्स आ चुकी है और प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया। अब फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए थी, इसलिए हम प्रेशर फाइंड कर पाएंगे। तो अब हमने चूंकि फोर्स फाइंड कर ली है तो प्रेशर की हेडिंग दे, प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया। मैंने यहाँ पे भी लिखा, वैसे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखें ये जो फोर्स की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो बड़ी ध्यान के साथ समझिएगा क्योंकि मैथमेटिकल चीज़ें हैं। प्रेशर का मैं सिंबल यूज़ करता हूँ P। P इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास ये है -mvx का स्क्वायर ओवर L। अब देखें फोर्स क्या है, mvx का स्क्वायर ओवर L, और इसके नीचे हमारे पास एरिया है। और देखें मैं आपको बता दूं कि जो एरिया है भाई, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। स्टूडेंट्स लेंथ को अगर लेंथ से देखें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ एरिया होता है। ये जो क्यूब है इसकी लेट करें अगर ये लेंथ है और ये वाली इसकी विथ है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 साइडों वाली अगर शेप हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, तो इसकी लेंथ भी L और इसकी विथ भी L, तो L का स्क्वायर एरिया। देखें लेंथ का यूनिट मीटर होता है ना, तो मीटर का स्क्वायर एरिया ही होता है। लेंथ अगर एक दफ़ा हो तो लेंथ, लेंथ 2 दफ़ा हो लेंथ का स्क्वायर हो तो फिर वो एरिया, और लेंथ अगर 3 दफ़ा हो यानी लेंथ का क्यूब हो तो फिर वो वॉल्यूम होता है। यानी एरिया में 2 लेंथ होती हैं, वॉल्यूम में 3 लेंथ होती हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। एरिया को मैं पुट कर देता हूँ L का स्क्वायर, एरिया को पुट कर देता हूँ L का स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू ये पुट की, एरिया की वैल्यू ये पुट की। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है वो भी देखें, ये है -mvx का स्क्वायर ओवर, ये देखें ये L स्क्वायर नीचे है, ये भी L बटे में है, तो ये भी इसको भी नीचे ले आओ, ये 2 पावर 2 ये पावर 1, तो L का क्यूब बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो L का क्यूब है, लेंथ अगर 3 दफ़ा हो तो वॉल्यूम, लेंथ अगर 2 दफ़ा हो तो एरिया, 3 दफ़ा हो तो फिर वॉल्यूम। तो इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू माइनस m ओवर लेंथ का क्यूब क्या है, वॉल्यूम, लेंथ का क्यूब वॉल्यूम होता है। और इस vx स्क्वायर को ना अब आप ऐसे लिख लें, ये vx स्क्वायर, चूँकि ये मेन वेलोसिटी है, x एक्सिस के अलोंग
यहाँ पे इसको ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। बात एक ही है, एम वी एक्स स्क्वायर ओवर वी, वॉल्यूम ये वी बड़ा है वॉल्यूम वाला और वेलोसिटी वाला वी आपने छोटा लिखना है। ये ना हो दोनों वी एक जितने, पता ना चले कि वेलोसिटी वाला की वी कौन सा है और वॉल्यूम वाला वी कौन सा है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स वॉल्यूम का वी और वेलोसिटी का वी एक जितना लिख लेते हैं, पता नहीं चल रहा होता कि कौन सा वेलोसिटी वाला वी है और कौन सा वॉल्यूम वाला वी है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितने पार्टिकल जा रहे हैं ना, ये उनकी वेलोसिटी हम इस तरीके से शो कर सकते हैं कि भाई सब, चूँकि कौन सा एक पार्टिकल एक्स में जा रहा है और आप जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव करते हैं, तो कोई पार्टिकल एक्स के अलॉन्ग जा रहा होगा, कोई वाई के अलॉन्ग भी जा रहा होगा, कोई जी के अलॉन्ग भी जा रहा होगा, क्योंकि रैंडम मूव कर रहे हैं तो हर डायरेक्शन में पार्टिकल्स जा रहे हैं। अब पहले हमने सिर्फ एक्स एक्सिस को लेट किया, अब लेट करें हम सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है उसको इमेजिन करते हैं। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, चूँकि हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ढेरों सारे हैं और वो रैंडम मूव करते हैं। कोई मॉलिक्यूल गैस का एक्स के अलॉन्ग जा रहा होगा, कोई वाई में भी जा रहा होगा, कोई जी में भी जा रहा होगा, हर तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा अब इनकी जो टोटल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर, ये इक्वल होगी जो एक्स के अलॉन्ग जा रहा है, वेक्टर एडिशन यूज़ करें ना, एक्स वाली वेलोसिटी प्लस वाई वाली वेलोसिटी, ठीक है, उस ऊपर स्केयर भी लगाते हैं जो कि हमारे पास स्केयर की फॉर्म में है, प्लस जी वाली वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्स वाली वेलोसिटी प्लस वाई वाली प्लस जी वाली, और ये वी एक्स का मतलब है कि एक्स के अलॉन्ग जितने जा रहे हैं उन सब की एवरेज वेलोसिटी, मेन स्केयर वेलोसिटी। वी वाई का मतलब है वाई में जितने जा रहे हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो अगर हमने टोटल वेलोसिटी लेनी हो तो किस तरह लेंगे, एक्स वाली प्लस वाई वाली प्लस जी वाली, एक्स वाली प्लस वाई वाली प्लस जी वाली। तो इस तरीके से हम टोटल वेलोसिटी लेते हैं। अब इसके बाद देखें, अगर एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, तो उनकी जो वेलोसिटी है वो सेम होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स एक्स में जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी और है, जो वाई में जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी और, यानी वो उनसे फास्ट जा रहे हैं और जी वाले मज़ीद स्लो, ऐसा नहीं है। जितनी वेलोसिटी के साथ पार्टिकल्स एक्स में जा रहे हैं उतनी ही वेलोसिटी के साथ जो पार्टिकल्स वाई में जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी भी उतनी ही होगी। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल के पास स्पीड वेलोसिटी ज़्यादा होती है, एक पार्टिकल स्लो होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। अब चूंकि सब की वेलोसिटी एक जैसी है तो लिहाजा हम इस तरह करते हैं, सिंस गैस मॉलिक्यूल्स हैव सेम एवरेज स्पीड, चूंकि इनकी एवरेज स्पीड सेम है इन ऑल थ्री डायरेक्शंस में, तो हम इस तरह करते हैं वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर और वी जी स्क्वायर ये तीनों आपस में इक्वल है, यानी वी एक्स स्क्वायर इक्वल है वी वाई स्क्वायर के और वी वाई स्क्वायर इक्वल है वी जी स्क्वायर। चूँकि तीनों इक्वल है तो हम तीनों को एक ही नाम दे लेते हैं। एक नाम देने का मतलब क्या है कि लेट करें अगर ये पहला वी एक्स स्क्वायर है ना, तो चूंकि वाई वाले की वेलोसिटी भी एक्स वाले वेलोसिटी के जितनी है तो हम उसको भी वी एक्स ही मान लेते हैं, यानी नाम एक ही रख लेते हैं। और चूंकि जी वाला जो है वो भी जो पार्टिकल जी के अलॉन्ग जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी भी जो एक्स के अलॉन्ग जा रहे हैं उतनी ही है, तो लिहाजा हम वी जी को भी क्या कर लेते हैं, वी एक्स का स्क्वायर पुट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए सिंपल सी बात है कि जितने पार्टिकल्स एक्स में जा रहे हैं, वाई में जा रहे हैं, जी में जा रहे हैं, उन सब की वेलोसिटी एक जैसी है। यानी ऐसा नहीं कि किसी एक तरफ फास्ट जा रहे हैं एक तरफ स्लो जा रहे हैं। एक्स वाली अगर हमने लेट की है तो वाई वाली भी उतनी है, तो हम उसको भी एक्स के बराबर इक्वल, और जी वाली भी एक्स के, उसको भी एक्स ही पुट कर देते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद चूंकि ये वी एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 वी एक्स स्क्वायर, 1 + 1 + 1 सेम चीज़ें ऐड हो रही हैं, 3 बनेगा। अब स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि इसको ना मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे मेरा व्हाइट बोर्ड ख़त्म हो गया, तो मैं इस तरह करूँगा कि इतना, यानी इससे पहले रेज कर दूंगा, इक्वेशन 1 लिखी रहेगी और नीचे ये 2 स्टेप लिखे रहेंगे, बाकी सारा मैं रेज कर दूंगा ये सारा का सारा, और इसके बाद वाले जो स्टेप्स हैं उनको हम वहाँ से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा रह गया है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्वेशन नंबर 1 और इसके बाद वाले स्टेप्स लिखे रहेंगे और उसके अलावा बाकी मैं रेज कर दूंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ध्यान कंसंट्रेशन आपको समझाने की तरफ थी, तो हमसे एक छोटी सी गलती हुई है मैथ में, मैं पहले आपको वो ठीक करवा दूँ। इंतहाई छोटी सी गलती है, देखिएगा। पहले हमने चेंज इन मोमेंटम फाइंड किया था और उसके बाद टाइम इंटरवल, और देन हमने फोर्स का फॉर्मूला लगाया। अच्छा, जो मैंने फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था ना, आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, पहले आप इस गलती की इस्लाह कर लें।
और वो फोर्स का फार्मूला ऐसे था, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा पी के अराउंड मैंने मैग्नीट्यूड का सिंबल लगाया था। मैग्नीट्यूड का सिंबल भी इसे बोलते हैं, इसको हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ मॉडुलस भी कह लेते हैं। अब इसका काम ये है कि ये माइनस वाली रकम को प्लस कर देता है। तो हमारे पास डेल्टा पी था -2mvx, लेकिन चूंकि मॉडुलस है, मॉडुलस ने उस माइनस को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और डेल्टा टी हमारे पास था 2l/vx। तो यानी आपने यहाँ पे तो फॉर्म लगा ली, इसके बाद जो आपने वैल्यू पुट की है ना ये फोर्स की, उनमें आपने प्लस प्लस लगाना है। मैंने माइनस माइनस, और यहाँ पे भी माइनस आ गया था, वो ऊपर से माइनस आ रहा था। तो अगर प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस नहीं आएगा बल्कि प्लस होगा। दोबारा फिर सुन लें, हमने पहले चेंज इन मोमेंटम फाइंड किया, फिर हमने टाइम इंटरवल फाइंड किया, फिर हमने फोर्स का फॉर्म लगाया ये वाला। तो इसमें ना डेल्टा पी जो है आपकी बुक में इसके गिर्द मॉडुलस लिया गया है, यानी हम फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन से हमारा कंसर्न नहीं है। माइनस जो है वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करेगा। तो हम मॉडुलस जब लेंगे ना, तो मॉडुलस क्या करता है, वो जो चेंज मोमेंटम के साथ माइनस आया था उसको प्लस कर देगा। तो बस आप वीडियो को आप बैक करके क्या करें, दोबारा देख लें। अगर आपने इसको नोट किया है या स्क्रीनशॉट लिया है तो मैं ये बताना मेरे लिए ज़रूरी है कि ताकि गलती ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो स्टेप्स किए हैं, ठीक है, पिछले वाइट बोर्ड में जिसको मैंने रेज कर दिया है, यहाँ पे इस तीसरे कॉलम में मैंने जितने स्टेप किए हैं उनके अंदर जहाँ पे नेगेटिव है बस आप उसको क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें। पॉजिटिव क्यों आना है वो मैंने आपको समझा दिया, बस मुझे यहाँ पे याद नहीं रहा चूँकि मेरा ध्यान ज़्यादातर समझाने की तरफ था। अब स्टूडेंट्स काम की तरफ चलते हैं। ये वाला स्टेप हो चुका है, इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आपने अब स्टेप को समझना है। देखें यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ v स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, v यानी वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूँ 3 इंटू vx का स्क्वायर। क्यों ऐसा आया, क्योंकि आप जानते हैं vx स्क्वायर, ये भी vx स्क्वायर, ये भी vx स्क्वायर, 3 दफ़ा ऐड हो रहे हैं तो 3vx स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा अब इसके बाद इस तरह करते हैं कि vx का स्क्वायर इधर रहने देते हैं, और इसके बाद ये जो 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये v का स्क्वायर और ये 3 जो है इधर जाकर नीचे आ गया। यानी इसको आप तरतीब से भी लिख सकते हैं कि vx स्क्वायर हमारे पास इक्वल आया 1/3 इंटू वी का स्क्वायर। बहुत सिंपल सा स्टेप है। यानी हमने vx स्क्वायर को साइड पे किया। भाई क्यों साइड पे किया, मकसद क्या है, ताकि हम ये vx स्क्वायर की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकें। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, p इज इक्वल टू m ओवर वॉल्यूम इंटू vx का स्क्वायर। तो ये जो vx स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, ये vx स्क्वायर की वैल्यू ये जो आई है इसको यहाँ पे पुट करें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू, ये जो vx स्क्वायर की वैल्यू आई है, इन इक्वेशन 1। बड़ी ध्यान के साथ अब आपने लास्ट वाले स्टेप समझने हैं। इन इक्वेशन 1, अच्छा इक्वेशन 1 क्या है, p इज इक्वल टू m ओवर v। मैं लिखता हूँ p इज इक्वल टू m ओवर v। अब देखें अब है vx के, तो vx स्क्वायर की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 1/3 इंटू v का स्क्वायर। तो देखें मैंने ये ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये क्या बनेगा, p इज इक्वल टू m ओवर 3v। m ओवर ये 3 जो है चूँकि नीचे है तो इसको v के साथ मल्टीप्लाई कर दें और ये आपके पास आएगा v का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे m है अकेला, तो हमने m क्या है, किसी एक मॉलिक्यूल का मैस। हमारे पास तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और ये वेलोसिटी भी सब की है, तो लिहाजा हमें फिर मैस भी सब का इस्तेमाल करना चाहिए ना। देखो ये वेलोसिटी किसकी है, ये सब को ऐड करने से आई है, सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है, तो फिर मैस भी सब का होना चाहिए। अकेला m किसको शो करता है, सिर्फ एक का मैस। और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं गैस के, n, कैपिटल N। तो टोटल मैस मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में बताया था कि क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम लिखते हैं फॉर n मॉलिक्यूल्स, फॉर n गैस मॉलिक्यूल्स, फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लें, ठीक है। फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लें, गैस मॉलिक्यूल्स लिख लें।
तो ताकि जो है हम मैथ्स भी जो है सब का पुट कर सके, जो कि प्रेशर हमने किसी एक का नहीं फाइंड करना है, सब का प्रेशर फाइंड करना है। तो ये बनेगा P इज इक्वल टू m, एक का मैस है, चूंकि अगर एक का मैस m है तो टोटल कितने हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। n से मुराद जितने भी हैं, लाख हैं, करोड़ है। तो सब को जब एक को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका मैस आ जाएगा ओवर 3v, और ये हमारे पास आया v का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स एक काम करें कि ये जो वॉल्यूम है ये इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा पी वी, वॉल्यूम जाकर मल्टीप्लाई हो गया। इसको 1/3 थोड़ा सेपरेट लिख लें और साथ लिख लें एन एम, ठीक है, ये एक ही बात है। ये एन एम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एन एम ओवर 3 होगा। तो 1/3 थोड़ा साइड पर कर लिया, ये एन एम आ गया, और साथ ये क्या है, वी का स्क्वायर है। देखें जो टॉपिक की हेडिंग है ना उसके अंदर यही लिखा हुआ है, डेरिवेशन ऑफ पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन एम इंटू वी स्क्वायर। तो ये सेम यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि जो इस टॉपिक की हेडिंग के अंदर फॉर्मूला है हमने उसको डिराइव कर लिया है। ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, टॉपिक की हेडिंग में देख लें, टॉपिक की हेडिंग में भी यही फार्मूला है। लेकिन इसके बाद हमें इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करना है। आपकी बुक में इसको सॉल्व किया हुआ है, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है उसको भी उसने ड्राइव किया हुआ है। तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ये मेरे पास है P इज इक्वल टू, इसी को लिख रहा हूँ ना, 1/3, ठीक है। चलें इसको लिखते हैं, ये वाला एन एम ओवर 3v इंटू वी का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। एक ही बात है, बस v उधर ले गए थे, अब दोबारा फिर इधर ले आए। वो मैंने इसको इस तरह इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए कि हम इस फार्मूला तक पहुंच चुके हैं। तो ये एक ही चीज़ है, इसी को हमने यहाँ पे उतार लिया, फिर वॉल्यूम को इस तरफ ले आए। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो ब्रैकेट है ना इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाए, और आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। तो अब देखें P इज इक्वल टू n/3v, मैं वैसे लिख लेता हूँ n/3v। ये जो m है ना ये कांस्टेंट है, ये इसके अंदर भी जा सकता है, ठीक है, यानी m इंटू वी स्क्वायर कर लिया। ये m बाहर था ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अंदर ले गए, बात तो एक ही है। अब हमारे पास mv स्क्वायर आ गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर, तो हमें हाफ और चाहिए, 1/2 चाहिए। तो अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये स्टेप बड़ी ध्यान के साथ समझना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3v, ये मैंने एक दफ़ा उसको वैसे ही यहाँ पे उतार लिया, ये ऊपर वाला स्टेप है, कोई चीज़ नई चीज़ शामिल नहीं की। अगर मैं यहाँ पर 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ तो फिर मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि ये 2 से 2 कट जाए, फिर दोबारा वही वाला फार्मूला आ जाए, यानी इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टेप समझ आ गया आपको, 2 से 2 कटेगा फिर वही। लेकिन इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये बना 2n/3v, और यहाँ पर ये जो है ना ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो बन चुका है। आप जानते हैं 1/2 mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। अब इसके बाद एक स्टेप और है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको ना एक दफ़ा मैं ऐसे लिखता हूँ, P इज इक्वल टू 2/3 ऐसे लिख लेता हूँ, n/v थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लेता हूँ। बात एक ही है, 2n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3v के साथ, तो 2n/3v बन रहा है, और ये है काइनेटिक एनर्जी। अब देखें n जो है वो भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम जो है वो भी कांस्टेंट है, यानी ये क्यूब का वॉल्यूम ना हम बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी गैस को हम एंटर करवाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, और गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। यानी ये जो गैस है ये उस वॉल्यूम के कंटेनर के अंदर इनक्लोज्ड है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि n/v जो है, चूँकि ये कांस्टेंट है तो इसको हम n0 का नाम दे लेते हैं। किसका नाम दे लेते हैं, n0। n0 क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये n0 है, ये भी कांस्टेंट ही है। तो यानी कि ये फिर बनेगा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू 2/3, इसको मैंने n0 लिख लिया, ठीक है, n/v को n0 पुट किया हुआ आपकी बुक में, और ये यहाँ पे आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब देखें यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि बेसिकली ये तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी, और इसका मतलब है एवरेज। और काइनेटिक एनर्जी कौन सी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, स्ट्रेट लाइन वाली। प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जितना
और काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स का उतना वो फास्ट मूव करेंगे, उनकी मोशन फास्ट होगी तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा फोर्स के साथ कंटेनर की वाल के साथ टकराएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि दिस फार्मूला शोज दैट, यानी ये जो फार्मूला है इससे जो हमें रिजल्ट मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन और तरीके से भी आ सकता है। दिस फार्मूला शोज दैट प्रेशर, यानी ये फार्मूला ये शो कर रहा है प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, ये P है प्रेशर ऑफ गैस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, भाई किसके डायरेक्टली, प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके। और ये क्या है, एवरेज। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ना इस तरीके से, ये वाला ये एवरेज का सिंबल है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और किसकी काइनेटिक एनर्जी, ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज प्रेशर ऑफ गैस, प्रूव दैट प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो आपको फिर ये वाला फार्मूला प्रूव करना पड़ेगा प्रेशर ऑफ गैस में, इस फार्मूला तक आपको डेरिवेशन करनी पड़ेगी। अब देखिए मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल सॉल्व करके दिया, जितना मुझसे आसान बन सकता था मैंने बनाया और कोशिश की कि आपको आपके लेवल तक अच्छे तरीके से समझाया जाए। तो स्टूडेंट्स ये अब हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। प्रेशर का फार्मूला ड्राइव करना था, ये प्रेशर का ही फार्मूला है और प्रेशर का फार्मूला जो है ये आया। अगर आपको डायरेक्ट ये डेरिवेशन आ जाए तो फिर आप यहाँ पे करके इसको छोड़ दीजिएगा अगर ये डेरिवेशन आ जाए, लेकिन सिंपल प्रेशर का फार्मूला आपने यहाँ तक लेके जाना है। टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रह गई हो तो उसको फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूंगा। इसी के साथ ही आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी सेकेंड ईयर की जितनी भी वीडियोस हैं जैसे जैसे अपलोड हों आपको वैसे वैसे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सबसे पहले तैयारी करके सबसे आगे रह के सबसे अच्छे नंबर ले सकें, टॉप कर सकें। स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।